तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज के क्लास में हम लोग 12th के बायोलॉजी में लैंगिक जनन को देखने वाले हैं। 12th बायो में हम लोग लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने वाले हैं। हम लोग लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। इससे पहले हम अलैंगिक जनन यानी आपको हम जनन से संबंधित जनन क्या होता है, जनन प्रक्रिया क्या है, सारी चीज़ संबंधित इससे इंट्रोडक्शन क्लास। जनन के टाइप, जनन दो प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हमने पीछे क्लास में अलैंगिक जनन के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं। आप लोग नहीं देखे तो जाकर देखिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे। आज हम लोग का पूरा क्लास रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो था ना, वो कोई ज़्यादा मतलब बड़ा टॉपिक नहीं था, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है। देखिए जितने भी जीवधारी हैं ना, उस सभी जीवधारी में लगभग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है। अब लैंगिक जनन क्या है? देखिए लैंगिक जनन के लिए आपको दो, एक नर और एक मादा की, मेल और फीमेल की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। मेल का शुक्राणु स्पर्म और फीमेल का ओवम अंडाणु। मेल का शुक्राणु और मादा का अंडाणु, ये दोनों आपस में, जब मेल और मादा आपस में, इन दोनों का निषेचन होता है। निषेचन, निषेचन यानी जिसे फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। निषेचन के दौरान इनके युग्मकों का संलग्न होता है, फ्यूजन होता है, ठीक है ना। और इससे जाइगोट बनता है। जाइगोट, युग्मनज, जाइगोट यानी युग्मनज, ठीक है ना। यही युग्मनज बड़ा होकर शिशु का रूप लेता है, शिशु जो जन्म के बाद में बच्चा कहलाएगा, ठीक है ना। ये इसका लैंगिक जनन का प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है, जिसमें एक नर मेल शुक्राणु, एक मादा अंडाणु रहेगा। दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन करके, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाते हैं, ठीक है ना। जाइगोट यानी युग्मनज, जिसे युग्मनज कहते हैं, ठीक है ना। निषेचन यानी दोनों आपस में युग्मक, दोनों युग्मक, ये नर युग्मक, ये मादा युग्मक, दोनों मिलकर, दोनों संलग्न करके, फ्यूजन करके क्या बनाते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिससे जाइगोट बनता है। और यही जाइगोट गर्भ में बड़ा होकर एक शिशु का रूप लेता है, ठीक है ना। तो जितने भी उच्च स्तर के जीवधारी हैं, सब में यही प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो आशा करते हैं कि आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आ गया कि लैंगिक जनन वास्तव में है क्या। तो लैंगिक जनन के लिए नर और मादा अलग अलग होते हैं, और नर और मादा आपस में निषेचन करके, फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाते हैं, और यही जाइगोट आगे चलकर शिशु का रूप ले लेता है, जिसे जन्म के बाद हम लोग बच्चा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है लैंगिक जनन। तो ध्यान दीजिएगा, लैंगिक जनन जैसे मनुष्य में, जानवरों में, कई पेड़ पौधों में भी होता है, ठीक है ना। यह लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए जो मनुष्य होता है ना, ये एक लिंगी प्राणी है। एक लिंगी मतलब क्या? इसके आधार पर नर जनन अंग अलग है, मादा जनन अलग है। नर जनन अंग और मादा जनन दोनों अलग अलग होता है, दोनों अलग अलग। जिसमें से कुछ जीव, कुछ मनुष्य में जो बाइसेक्सुअल बोल सकते हैं उसे, या कहे तो उभयलिंगी, इसमें नर और मादा दोनों के गुण होते हैं, तो वे प्रजनन में सहायक नहीं लेते हैं। जो जनन में सहायता लेते हैं वो होते हैं नर और मादा। एक लिंगी जीव मनुष्य, एक लिंगी जीव, वही केवल जनन में सहायक होते हैं। उभयलिंगी जीव जनन में सहायक नहीं होते हैं मनुष्य में। तो आइए समझते हैं हम लोग कि मनुष्य में आखिर जनन होता कैसा है। मनुष्य में, तो मनुष्य में जनन में जाने से पहले थोड़ी सी और बातें हमने जानना पड़ेगा। सबसे पहले कि अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। अर्धसूत्री विभाजन आपको जानना पड़ेगा कि अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, ठीक है ना। क्योंकि जब कोई भी मनुष्य का जनन होता है तो वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही जनन संपन्न होता है, ठीक है ना, यानी जाइगोट बनता है। तो अर्धसूत्री विभाजन होता क्या है? देखिए मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं।
मनुष्य में, एक एक बात दिमाग में फिट करते चलिएगा, मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो मनुष्य में गुणसूत्र कुल 46 होते हैं, ठीक है ना। अब 46 गुणसूत्र, मेल का भी 46, फीमेल का भी 46। और 46 गुणसूत्र, जैसे मान लीजिए हम ले लिए अर्धसूत्री विभाजन में टोटल 46 गुणसूत्र। अब मेल में 46 गुणसूत्र, फीमेल में 46 गुणसूत्र, ठीक है ना। अब दोनों का यदि दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन करे, निषेचन करे, तो इनसे जो नया बच्चा पैदा लेगा उसका हो जाएगा 46 + 46, ठीक है। मतलब उसमें तो अधिक हो जाएगा, लेकिन हमें तो पता है कि मनुष्य में केवल 46 ही गुणसूत्र होते हैं। लेकिन जो नौका बचवा जन्म लेगा उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 92, ठीक है। अब इसी तरह इसका जब विवाह होगा तो ये जब जनन करेगा, प्रजनन करेगा, तो इसका जो है गुणसूत्र इससे दोगुना हो जाएगा, 92 + 92 है। तो इस तरह से डीएनए बढ़ता ही जाएगा अनंत तक। अर्थात एक ऐसा समय आएगा कि पृथ्वी पर मनुष्य नहीं केवल डीएनए बचा रहेगा। अर्थात इसे एक तरीका से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से देखिए, एक ले लेते हैं, एक काल्पनिक नाम ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे एक नाम लेते हैं रामचंद्र, एक रामकली या रामचंद्र, ठीक है ना, रामचंद्र रामकली। इनका गुणसूत्र 46 है और इनका गुणसूत्र भी 46 है, ठीक है ना। दोनों का गुणसूत्र 46। दोनों का आपस में विवाह हुआ, दोनों ने फर्टिलाइजेशन निषेचन की क्रिया किया, तो इसका गुणसूत्र कितना हो जाएगा? 46 का जब फर्टिलाइजेशन होगा तो यही होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्थात इसका 46 गुणसूत्र जो है ना, ये गुणसूत्र आधा हो जाएगा बटा में 2, कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। और इसका भी गुणसूत्र कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 23, इसका भी 23, ठीक है ना। 23 गुणसूत्र, ठीक है। अब इससे जो जन्म लेगा नया बच्चा, उसका भी कुछ नाम रख देते हैं, काल्पनिक नाम, राम भवानी, ठीक है, कोई भी नाम रख दीजिए, ठीक है। तो इन दोनों का जो जन्म हुआ, ठीक है, इसका जन्म से में गुणसूत्र 23 + 23 कितना बना? 46 बन गया, फिर बना ना। उसी तरह मान लीजिए एक और किसी फैमिली का, इधर बनाते हैं, मान लीजिए एक और किसी फैमिली का, जैसे राम मोहन, इसका भी 46 गुणसूत्र है। ये आपका मान लीजिए इसका लड़का हुआ है, ठीक है, राम मोहन। और एक ले लेते हैं तेतरी, इसका भी गुणसूत्र 46। किसी का नाम नहीं हम रख रहे हैं, बस काल्पनिक नाम है, ठीक है। और इन दोनों का भी विवाह हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो इस फर्टिलाइजेशन के दौरान इनका 23 इनका और 23 इनका आएगा। तो इससे भी एक 46 गुणसूत्र वाला मान लीजिए कोई लड़की का जन्म हुआ, ठीक है। अब ये हम नहीं बता रहे हैं कि कब लड़का होगा कब लड़की होगा, ये चीज़ अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी ये समझिए कि यहाँ पर क्योंकि लड़का हो या लड़की हो, दोनों में तो फर्टिलाइजेशन होगा, दोनों में अर्धसूत्री विभाजन होगा, तभी अर्धसूत्री विभाजन हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या हो गया, किसका लड़की हो गया? अब लड़की का इससे गुणसूत्र कितना होगा? 46 होगा, ठीक है ना। इसका भी कुछ नाम रख दीजिए, चले, फूल कुमारी, चलिए फूल कुमारी इसका नाम रख दिया, ठीक है। तो इसका हो गया कितना? 46 हो गया। अब मान लीजिए राम भवानी और फूल कुमारी दोनों का विवाह हुआ, ठीक है ना। तो राम भवानी और फूल कुमारी दोनों का विवाह हुआ, ठीक है। तो इसका भी 46 है ना, इसका 46 और इसका भी 46, दोनों का 46। अब इन दोनों का जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो कोई बच्चा का जन्म हुआ, तो इसका भी अर्धसूत्री विभाजन 23 और इसका भी 23, तो ये हो जाएगा वापस 46। और इसी तरह हमारी जो है संतति चलती रहती है, ठीक है। मतलब इसी तरह पूर्व फिर आगे ऐसे ही चलेगा। मतलब का इनका जो लड़का हुआ, इनका भी गुणसूत्र अर्धसूत्री विभाजन से 46 हुआ, इनका भी 46। अर्थात ये नई पीढ़ी हो गई। नई पीढ़ी में भी 46 है। और इसका भी अर्धसूत्री विभाजन से जो नया बच्चा का जन्म लेगा 46, उसी तरह किसी और बच्चा का 46, इसी तरह करते करते अर्धसूत्री विभाजन होता रहेगा और हमारी गुणसूत्र जो है हमेशा नियत रहेगी 46, ठीक है ना। गुणसूत्री हमेशा नियत रहेगी 46, 23 जोड़ी, ठीक है ना गुणसूत्र। लेकिन अब कल्पना कीजिए
कि अर्धसूत्री विभाजन ना हो तो देखिए क्या होगा। जब अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो इसका 46 का 46 गुण जाएगा कहाँ, राम भवानी में, रामचंद्र का। तो रामकली का भी 46 गुण राम भवानी में 92 हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी 46 इसका 46 इसका, दोनों मिलकर 92। अब नया पीढ़ी में जो आया राम भवानी, इसका गुण सूत्र 46 नहीं, यदि अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ तो इसका हो जाएगा 92 और इसका भी 92। अब इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से जो बच्चा का जन्म होगा 92 प्लस 92, ठीक है ना, 184 गुणसूत्र। मतलब एक ही पीढ़ी में गुणसूत्र की संख्या दूसर की पीढ़ी आते आते 184 हो गई। अब इसी तरह जब इसमें होगा तो बाकी सब बच्चे में होगा, तो इसी तरह किसी और का 184 हो गया। अब उन दोनों का विवाह हुआ तो 184 या प्लस 184 जोड़ लीजिए। ऐसे करते करते हमारी पूरे पृथ्वी पर पूरे मनुष्य खत्म हो जाएंगे, केवल बचेगा DNA, ठीक है ना, DNA लेकर पूरे पृथ्वी DNA भर जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इसलिए हमारे जो गुणसूत्र है उसका अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है ना। ये भगवान कितना दिमाग वाले हैं, हर चीज़ को व्यवस्था पूर्वक बनाए हैं। अर्थात अर्धसूत्री विभाजन के दौरान ही हमारे गुणसूत्र हमेशा नियत रहते हैं। आ गया समझ में आप लोगों को कि ये क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन? अब हम लोग चलेंगे मनुष्य में चल। तो अर्धसूत्री के विभाजन के दौरान हमारा गुणसूत्र नियत हो गया। अब हम लोग समझेंगे कुछ और चीज़ें, तब चलेंगे हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। जैसे प्यूबर्टी। अब क्या होता है कि जनन के लिए एक एज होता है। जैसे मनुष्य में जनन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये कभी से नहीं शुरू होगा। देखिए, जब किसी बच्चा का जन्म होता है तो उसे 10 से 12 वर्ष के अवस्था में उसके शरीर में हार्मोन्स चेंजिंग होते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, ठीक है ना। और इस हार्मोन्स चेंजिंग के कारण ये जो है अलग अलग परिवर्तन भी होता है। और उस हार्मोन्स के बनने के कुछ समय के बाद जब बच्चा परिपक्व हो जाता है तो उस समय ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होता है, लाइक जनन के लिए तैयार हो जाता है। जैसे देखिए, जब कोई बच्चा का जन्म होता है तो उस समय उसके शरीर में जनन वाले हार्मोन्स वगैरह ये सब नहीं बनते, प्यूबर्टी नहीं होती है, ठीक है ना। उसके कुछ समय बाद यानी 10 वर्ष या 12 वर्ष के एज में उस बच्चा के अंदर प्यूबर्टी शुरुआत होता है। अर्थात कहा जाता है शरीर में नए नए हार्मोन्स बनते हैं, ठीक है। और इसी हार्मोन्स के दौरान हमारे शरीर में अनेकों परिवर्तन होता है, जिसे हम लोग प्यूबर्टी कहते हैं, ठीक है ना। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं। अब प्यूबर्टी को हम लोग समझेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, इस प्यूबर्टी में क्या क्या मतलब चेंजिंग आते हैं। पुरुष में अलग चेंजिंग आते हैं, स्त्री में अलग चेंजिंग आता है। क्या कैसे होता है इसे हम लोग अगले क्लास में क्लियर करेंगे, ठीक है ना। बस आज के क्लास अर्धसूत्री विभाजन हम आपको समझाना था और ये निषेचन की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक है ना। इसे आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में मैं आप लोगों का प्यूबर्टी से संबंधित जितने भी चीज़ें, इसके अलावा पेड़ पौधों में भी कुछ प्रक्रियाएँ होती है, बाँस के पेड़ वगैरह, उन सब चीज़ों को भी क्लियर करके हम लोग पढ़ेंगे जनन तंत्र के करीब, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। यदि क्लास आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा है तो शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।